हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने डेली करंट अफेयर प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में। 2 जुलाई आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो प्रॉपर क्लियर सुनाई दे रहा होगा। तो सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि मेरी आवाज़ वगैरह प्रॉपर क्लियर है कि नहीं है। अरे! सॉरी, मैं तो भूल गया। ये तो आप लोगों का प्रीमियर चल रहा है। आप लोग कैसे बताओगे? खैर, कोई बात नहीं। आदत है आप लोगों से बातचीत करने की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसी तरह का जो कि काफ़ी दिन से आपसे लाइव इंटरेक्शन नहीं किया है, क्यों ना जल्दी से आपका एक लाइव इंटरेक्शन किया जाए। क्यों दोस्तों? जल्दी से हम लोग मिलेंगे संडे को, एक सरप्राइज़िंग एलिमेंट के साथ में संडे को एक लाइव इंटरेक्शन के साथ। तब तक के लिए वेट कीजिए, सरप्राइज़िंग है, ध्यान रखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और आप लोगों का थोड़ा-सा सहयोग हमारे साथ बना रहे। और करंट अफेयर जो सभी छात्र 2027-28 के लिए टारगेट करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि इस करंट अफेयर के प्रोग्राम में केवल द हिंदू नहीं, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और इम्पोर्टेंट जितने भी साइट्स हो सकते हैं, जहाँ-जहाँ से भी इम्पोर्टेंट सोर्स मिल सकते हैं, वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और टारगेट है केवल यूपीएससी 2027-28। ओके, तो चलिए, अभी तक जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी पीपीटी और पीडीएफ वगैरह के लिए ये मेरा इंस्टाग्राम है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और ये मेरा इंट्रोडक्शन है, छोटा सा परिचय है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पर आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज से एक नया कंसेप्ट और भी मैं आपके लिए कर रहा हूं, टॉपिक्स ऑफ द डे। आज के टॉपिक क्या-क्या रहेंगे ये मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। रिम्पैक है, आईआर का टॉपिक है, किसान साथी प्लेटफॉर्म है इकोनॉमी का, गगन है साइंस एंड टेक का, जुआंग ट्राइब है सोशल इश्यूज के लिए, ठीक है ना, इकोनॉमी के लिए है, आपके स्टॉकहोम सीपरी रिपोर्ट है, साइंस टेक इकोनॉमी के लिए आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सोशल, एनवायरमेंट। तो ये सभी हम इंपॉर्टेंट सभी जो भी टॉपिक हैं इनको आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं रिम्पैक 2026। ये क्या है? देखिए, रिम्पैक 2026, रिम्पैक का मतलब है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। रिम्पैक इसका आयोजन 24 जून से लेकर के 31 जुलाई तक चल रहा है 2026। इसमें एक एक्सरसाइज है सेना की, 30 देश, 30 वारशिप यानी कि 30 समुद्री जहाज और 30,000 से ज्यादा सैन्य कर्मी भाग ले रहे हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, समुद्री जो सैन्य कहा जाए कि अभ्यास है, वो है आपका ये कैसे होता है? रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। 1971 से शुरू हुआ था, 2026 में ये इसका 30वां संस्करण है। 30th, 30 देश हैं, 30वां संस्करण है, 30 आपके वारशिप हैं। ये रहा। आयोजनकर्ता कौन है? अमेरिका। अमेरिका की नेवी पैसिफिक फ्लीट इसको करती है और ये साल में, हर साल 2 वर्ष में एक बार होता है, वाइनियल है। और कहां होता है? हवाईयन आइलैंड पर। और इस बार की जो थीम है वो जरूर याद रखिएगा, पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। ये रही, ये इस बार की थीम है। इसमें मैंने जो 4 पॉइंट आपके बताए हैं, वो 4 पॉइंट प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अब भारत से इसका क्या संबंध है, भारत में इसकी क्या उपयोगिता है, किस तरीके से? भारत शुरू में इसका एक ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल हुआ, लेकिन 2014 से भारत इसका नियमित फुल टाइम मेंबर बन गया, पार्टिसिपेट करने लगा फुल टाइम। नंबर एक, भारत के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंटर ऑपरेबिलिटी, एक दूसरे पर निर्भरता को बढ़ाना इसमें भागीदारी करके, जिससे कि वेस्टर्न और पार्टनर नेवीज के साथ तालमेल, इंडिजिनस नेवल प्लेटफॉर्म का परीक्षण करना, हमारे जो स्वदेशी नेवल प्लेटफॉर्म हैं जिनको हम वहां लेकर के जाते हैं, उसका इसमें परीक्षण हो पाएगा, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। सी लेंस ऑफ द कम्युनिकेशन की सुरक्षा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा के बारे में हमको बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी, समझ पाएंगे। और ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी, यानी ब्लू वाटर मतलब होता है शांत जल की नीति, यानी कि समुद्र को शांत रखना और सारी चीजें करना।
उसमें भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति का प्रदर्शन, ये इंपॉर्टेंस है। अब यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है जिसको आप लोग देख सकते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो आप देख सकते हैं। रिम्पैक एक केवल नौसैनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक की उभरती हुई सामरिक संरचना का दर्पण है। भारत की भागीदारी के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये आईआर में आपके जीएस के पेपर 2 में कभी भी कैसे भी पूछा जा सकता है, या आपका इसी तरह का निबंध का कोई टॉपिक हो तो वहां पर इस तरह की चीजों को आप प्रॉपरली उसमें इसको एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला एक टॉपिक है किसान सारथी प्लेटफॉर्म। किसान सारथी, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। चर्चा में क्यों है? किसान साथी प्लेटफॉर्म भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड डिजिटल एग्रो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म में से बनकर उभरा है। एग्री एडवाइजरी यानी किसानों की सहायता करने वाला, उनका सहायक को डिजिटली सहायता करने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। यह किसानों को समय पर प्रमाणिक और मल्टीलिंगुअल यानी कि कई सारी भाषाओं में उनको सहायता देता है, सलाहकारी सुझाव देता है। ठीक है ना? यह कब शुरू किया गया था? जुलाई 2021 में यह शुरू किया गया था। सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, यानी कि एक ही व्यवस्था है, एक ही चीज से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि, पशुपालन, सरकारी योजनाओं से संबंधित सलाह उपलब्ध कराना। ठीक है ना? इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ध्यान रखना, कृषि कल्याण मंत्रालय नहीं है। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दोनों मंत्रालयों की यह संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट IASRI, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन DIC, इन संस्थाओं का पोर्टल का डेवलपमेंट किया है, मेंटेनेंस है और एनालिटिक्स उन्हीं के द्वारा किया जाता है। यानी कि ये 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और इनमें से मैंने कोई ऐसी चीज आपको नहीं दिखी है जिसको लगे कि नहीं सर ये हमारे काम की नहीं है। टू द पॉइंट काम की मैंने उतनी ही चीज को यहां पर किया है। ठीक है ना? ध्यान रखना। अब इसके उद्देश्य और क्या क्या है? देखिए, किसानों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसानों की जो फसल होती है वो समय आधारित होती है, मौसम आधारित होती है। अगर समय पर ना मिले तो पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, और उसका डिजिटल समाधान मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। साथ के साथ रीजनल लैंग्वेज का बैरियर भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें कई सारी भाषाएं हैं। सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ना आसान हो जाता है। 13 क्षेत्रीय भाषाओं में इसे उपलब्ध कराती है। और किन किन चीजों को, किन किन प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करता है? देखिए, पहले आप अच्छे से जानते हैं किसान, आपका किसान कॉल सेंटर हुआ करते थे, सारी चीजें हुआ करती थी। अब ये क्या किया है इसने, सारे के सारे जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है उन सबको इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह पर कनेक्ट कर दिया है। यस, किसान कॉल सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विभाग, माई स्कीम सरकारी योजनाओं के लिए, भाषणी भाषाओं में अनुवाद और भाषा के समर्थन के लिए। ये पांचों चीजों को इंटीग्रेट करके किसानों को सुविधा उपलब्ध करा रहा है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन बनता है कि सर यहां क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो भारत में कृषि संकट केवल उत्पादन का नहीं है, बात बिल्कुल सही है। एग्री क्राइसिस इज नॉट द रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बल्कि सूचना की असमानता, यानी कि सही सूचना न मिल पाना, उसका भी एक संकट है। यस, और किसान सारथी प्लेटफॉर्म के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। कैसे? अब ये रहा। अब इसके बिहाफ पर एक बढ़िया आंसर आप लिख करके दिखा सकते हो। चलिए, अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गगन, जीपीएस एडिड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। अब नेविगेशन तो जानते होगे, जीपीएस प्रणाली भी जानते होगे। यस, ये बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बहुत चर्चा में रहा है साइंस एंड टेक का। 27 जून 2026 को इंडिगो एयरबस A320 ने राजस्थान के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर का की पहली सैटेलाइट गाइडेड लैंडिंग सफलतापूर्वक प्राप्त की। सैटेलाइट, अदरवाइज इनका अपना खुद का सिस्टम होता है जिससे ये क्या कहते हैं, हमारे कमांड सेंटर से कनेक्ट होते हैं और उनको लैंड कराया जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन इस बार जीपीएस एडेड गगन से इनको करवाया गया, यानी ग्राउंड बेस्ड रेडियो नेविगेशन के बजाय गगन सिस्टम से इनकी सहायता से इनकी लैंडिंग हुई। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यस,
गगन क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है। इसे इसरो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों की संयुक्त परियोजना है। यह ध्यान रखना किसने की इसकी है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो दोनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। गगन का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? गगन कोई स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम नहीं है। इट्स नॉट अ इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम। यह एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम है जो जीपीएस की एक्यूरेसी को बढ़ाता है। यानी कि हमारे पास जो जीपीएस है उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हमें सटीक इंफॉर्मेशन, कंक्रीट इंफॉर्मेशन, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल सके। इज इट क्लियर? सो इट इज द नेचर ऑफ गगन। अब काम कैसे करता है? देखिए, इस समय जो किया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप जो था, जीपीएस सिग्नल उसने प्राप्त किए। ओके, ग्राउंड स्टेशन एरर की पहचान करता है कि जो जीपीएस सिग्नल उसको मिल रहे हैं उसको एरर्स में सही कितना गलत है कितना सही है। उसका करेक्शन डाटा तैयार किया जाता है, तुरंत तुरंत ऑटोमेटिक होता है करेक्शन डाटा कि इसमें कितना करेक्ट है, और उस करेक्शन जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से एयरक्राफ्ट को भेज दिया जाता है। तो यानी कि एयरक्राफ्ट से जीपीएस, जीपीएस से ग्राउंड स्टेशन, वहां से फिर जीपीएस वो आपका सैटेलाइट सिस्टम, और वहां से फिर आपके एयरपोर्ट तक। इस तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचती है, डायरेक्ट नहीं पहुंचती। ये रही। अब गगन को भारत की रणनीतिक तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? हमारी जो कहा जाए कि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है, उसके डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है ये गगन। क्यों, कैसे? साइंस टेक में आंसर लिखिए इसको, कैसे है, किस तरीके से। क्लियर? तो मैंने ये 3 टॉपिक आप लोगों को इंपॉर्टेंटली डिस्कस किए। अब एक हाल फिलहाल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा हुई जुआंग ट्राइब को लेकर के। देखा जाए तो उड़ीसा की एक जुआंग ट्राइब है, रंगमाटिया गांव है, वहां की रहने वाली जुआंग जनजाति है। उसकी हाल ही में अपनी बुनियादी सुविधाओं, संपर्क और विकास संबंधित चुनौतियों के कारण चर्चा में रही है। ऐसा ही नहीं है, बल्कि कंडीशन यह है कि इनके पास सुविधाएं नहीं थी, तो ये मद्रास में काम करने के लिए चले गए, और वहां पर अमोनिया वगैरह लीक हुई। अभी आपने न्यूज में सुना होगा। और उस अमोनिया लीक होने के क्रम में इस समुदाय का एक पर्सन मारा गया। एक समुदाय का एक पर्सन यहां पर इसकी डेथ हो गई। इसलिए चर्चा में आए कि भाई ये काम करने के लिए वहां पर गए और सारी चीजें हुई और इस तरह से समस्या खड़ी हो गई। तो ये आती है जुआंग ट्राइब, रंगमातिया गांव, उड़ीसा। ठीक है ना? ये भारत की पीबीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कहा जाए संवेदनशील जनजाति मानी जा रही है। भारत की सबसे अधिक संवेदनशील, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ी जनजाति है, जो बहुत कम जनसंख्या है, निम्न साक्षरता दर है। कृषि कार्य भी सोचिएगा बहुत पिछड़े तरीके से करते हैं, सामान्य कृषि भी नहीं करते। तकनीक है नहीं, सीमित आर्थिक विकास है, अलग थलग भौगोलिक स्थिति है। कुल मिलाकर के 75 पीबीटी ग्रुप में से एक है ये। कहां पर है? रंगबतिया, क्योंझार डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। ठीक है ना? 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति के केवल 38 परिवार हैं। कुल मिलाकर के उस समय 158 लोग थे। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के लगभग 200 हो गई है। सोचिए कितनी जनसंख्या है इस जनजाति के लोगों की, लगभग 200 के आसपास इस समय में। ठीक है? तो इको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लीजिए, कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुआंग ट्राइब कहां से, किस क्षेत्र से, किस राज्य से बिलोंग करती है। ओके, अब इसी समय एक और इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। ये रहा। अब इसमें देख रहे होंगे इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि निवेश और आधारभूत संरचना का राष्ट्रीय कोष है ये। तो उसका मतलब है उन्हीं दोनों चीजों के लिए होगा। क्यों भाई? उन्हीं के लिए होगा ना। यस। तो अभी हाल फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी को मंजूरी दी है इन्फ्यूजन के लिए, उसमें डालने की। इस राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेकंड के रूप में स्थापित करने के लिए किया जाएगा। NIIF सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इससे सरकार की कुल पूंजी प्रतिबद्धता बढ़ करके 60,000 हो गई है। पहले 30,000 थी, अब बढ़ करके 60,000 हो गई है। अब NIIF क्या है? भारत का एक सॉवरिन एंकर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट, निवेश करता है कहां पर?
आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। 2015 में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। किसमें? ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है। अब कहोगे सर ग्रीन फील्ड क्या है? ग्रीन फील्ड होता है कि नया ढांचा जब बनाया जाता है उसको ग्रीन फील्ड कहते हैं, और ये ब्राउन फील्ड होता है पुराने ढांचे का नवीकरण। उसमें जो निवेश किया जाता है, नए ढांचे का निर्माण, उसको कहते हैं ग्रीन फील्ड, और ये ब्राउन फील्ड है। तो इसको याद कर लीजिए, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो उनमें कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है ये। और कैसे कैसे काम करता है देखिए, इसके प्रमुख जो सेक्टर्स हैं वो ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, एनर्जी ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी आधारभूत ढांचा, ई मोबिलिटी, ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है कि इसका ऑनरशिप कौन है। इसकी ऑनरशिप 49% सरकार के पास है और 51% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, संस्थागत जो निवेशक हैं उनकी, यानी कि वो भी इसमें पैसा लगाते हैं। अब संस्थागत निवेशक कौन कौन है? जैसे सॉवरेन वेल्थ फंड वाले हैं, पेंशन फंड वाली कंपनियां हैं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, डोमेस्टिक बैंक हैं, घरेलू बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो इसमें पैसा लगाते हैं, जैसे LIC वगैरह हुई, या आपका पेंशन फंड वाली कंपनियां जहां पर हम पैसा लगाते हैं, वो कंपनियां इनमें पैसा लगाती हैं। इनको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ध्यान रखना, वो भी पैसा लगाती हैं। उनका मालिकाना हक, उनकी ओनरशिप 51% है कुल मिलाकर के। ये पूछा जा सकता है कि इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। यस, रेगुलेटरी, NIIF पंजीकृत संस्था है, किसके प्रति पंजीकृत है? सेबी के प्रति। ये रही, सेबी के अंडर में ये रजिस्टर्ड संस्था है। मैनेजमेंट, इसका गवर्निंग काउंसिल होती है जिसकी एक अध्यक्ष होती है निर्मला सीतारमन जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और एग्जीक्यूटिव हेड संजीव अग्रवाल हैं। यस, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, NIIF भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग गैप को दूर करने के लिए एक अभिनव संस्थागत मॉडल है, स्पष्ट कीजिए कैसे। एक अनोखा संस्थागत मॉडल जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का जो गैप है उसको फुलफिल करने में सहायता कर सकता है, कैसे। ये रहा। तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं इनको ध्यान रख लिया। टारगेट सेक्टर, ओनरशिप, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, मैनेजमेंट कौन देखता है, ये सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। कोई भी चीज इसमें क्वेश्चन बन सकता है और मैं सभी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें कलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब एक आपने नाम सुना होगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीप्री। सीप्री के बारे में अब कहोगे कि सीप्री क्या है, स्टॉकहोम ये है। देखिए, सीप्री एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्वीडन में स्थित है, स्टॉकहोम वाला जो रहा। यह अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक है जो संघर्ष, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के अनुसंधान के लिए समर्पित है, जो दुनिया भर में संघर्ष को देखता है, हथियारों को देखता है, हथियारों के नियंत्रण को देखता है, उनके निशस्त्रीकरण के प्रयासों को देखता है, उन सबकी रिपोर्ट बनाता है। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शांति स्थापना वाला। अब ये चर्चा में क्यों रहा कि सीप्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहली बार कहा कि भारत के लगभग 190 न्यूक्लियर वार हेड में से, जो 190 न्यूक्लियर वार हेड हैं उनमें से 12 वार हेड ऑपरेशनली डिप्लॉयड हैं, यानी कि जिनको ऑपरेशन के लिए हमने डिप्लॉयड कर रखा है, एक्टिव कर रखा है, कि कभी भी कोई भी चीज होती है तो हम इसका कभी भी बटन दबा सकते हैं। बाकी तो रखे तो बहुत सारे हैं, 190 रखे हैं हमारे, ये भारत के संदर्भ में। यस, अब ये स्टॉकहोम सीप्री कब बनाया गया? 1966 में स्थापित यह संस्थान वैश्विक नीति निर्माता और आम जनता के विश्वसनीय डेटा, नीति विश्लेषण और सिफारिशें देने के लिए पूरी तरह से खुले स्रोतों पर निर्भर है। ये ओपन सोर्सेस से पूरा डाटा कलेक्ट करता है। यह 4 प्रमुख ओपन सोर्स डाटा सेट तैयार करके एक वैश्विक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है, दुनिया भर को बताता है कि भाई कहां पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये 4 चीजें क्या क्या बताता है? ये सैन्य खर्च के बारे में बताता है, अंतरराष्ट्रीय हथियार के हस्तांतरण के बारे में बताता है, हथियारों के उद्योग के बारे में बताता है, विश्व परमाणु बल न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताता है कि भाई कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें हैं।
कुल मिलाकर के ये रहे। ओके, चिन चार चीजों के बारे में ये ध्यान रखना। अब बात आती है कि भारत की क्या कंसेप्ट है, भारत से इसका क्या संबंध है, जो भारत के बारे में कहा। भारत परमाणु ऊर्जा के बारे में, परमाणु हथियारों के बारे में जब उसने बनाया था तो एक लाइन कही थी, नो फर्स्ट यूज, हम पहले उपयोग नहीं करेंगे। क्या भारत इस नीति में अपने आप को पीछे कर रहा है, अपनी नीति बदल रहा है? जैसे उसने कहा कि 12 जो वारहेड हैं एक्टिवली डिप्लॉयड हैं, ठीक है ना, तो क्या भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी कि परमाणु जो सिद्धांत है वो बदल रहा है? तो हम कहते हैं कि नहीं, बदल नहीं रहा। सीप्री ने यह कहा कि नो फर्स्ट यूज से पीछे हटना नहीं है, कि भारत इससे पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि भारत सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के परिपक्व होने के संकेत है। यानी कि वो अपनी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को पीछे एक्टिवली काम कर रहा है। वो ये नहीं हट रहा कि हम पीछे हट रहे हैं कि भाई हम नहीं, हम इस नीति को बदल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अपनी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पीछे कुछ मिसाइलों को, कुछ सारे वारहेड्स को एक्टिवली वर्क करवाने की कोशिश में है। इसमें कंसेप्ट क्या है? इसमें कंसेप्ट ये है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि न्यूनतम जो हमारे सुरक्षात्मक उपाय हैं वो है, भारत केवल उतने न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा जितने दुश्मन को रोकने के लिए आवश्यक हो। यस, जैसे मिनिमम मिनिमम रख रहा है, कोई आर्म रेस नहीं है कि हमें ज्यादा चाहिए, 12 ही तो है। दूसरा, क्रेडिबल, रिलायबल एवं सर्वाइवल आर्सेनल, यानी कि ऐसे भरोसेमंद हो। तीसरा, डिटरेंस, दुश्मन को यह विश्वास हो कि न्यूक्लियर अटैक का उत्तर विनाशकारी होगा, जिससे कि वो हम पर अटैक ना करे। इसको कहते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। और यहीं से आपके दो क्वेश्चन मैंने इसमें दिए हैं, दो क्वेश्चन मेंस के बन सकते हैं। एक, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज भारत की परमाणु नीति के दो पूरक स्तंभ हैं, चर्चा कीजिए। यस। और दूसरा, क्या ऑपरेशनली डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन की ओर बढ़ता भारत उसकी पारंपरिक न्यूक्लियर रेजिस्टेंस पॉलिसी के परिवर्तन का संकेत है? आलोचनात्मक परीक्षण किए, जिसका आंसर मैंने ये दे दिया। तो हर एंगल से आपको पता होना चाहिए। अब कहोगे सर आपके ये मेंस के क्वेश्चन तो दे रहे हैं, प्री के क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं, जबकि आप तो प्री को टारगेट कर रहे थे, इसलिए तो संडे को सरप्राइज है। और मैंने पहले भी कहा था, लाइव इंटरेक्शन करेंगे हम लोग, ध्यान रखना, लाइव इंटरेक्शन। ओके, क्लियर? तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, तैयारी पूरी होगी, पूरी व्यवस्था के साथ होगी। अगला क्वेश्चन है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्वेश्चन क्या मतलब टॉपिक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। मैंने पहले भी चर्चा की है, लेकिन आईआईपी पर चर्चा नहीं की। मैंने जो चर्चा की थी वो की थी आपके जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उनको लेकर के। सरकार ने आईआईपी के लिए बेस ईयर को बदल दिया है। यस, जो हम अपने देश में इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन का जो हम बेस ईयर यूज करते थे, उसमें कीमतें कितनी बढ़ रही हैं, घट रही हैं, उसके बेस ईयर को बदल दिया। सेक्टर क्लासिफिकेशन में हमने सुधार किया कि जो सेक्टर का हमने डिवाइड किए हुए थे उसमें सुधार किया है, और डब्ल्यूपीआई के स्थान पर आउटपुट पीपीआई को अपनाया है, यानी कि परचेजिंग पावर इंडेक्स। जो मैंने पहले भी इकोनॉमिक क्लास में कहा कि अब हम होलसेल प्राइस नहीं, बल्कि उत्पादन के स्तर पर ही जो मूल्यों में परिवर्तन आता है उसको हम देखेंगे। प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। ये तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? एक कंपोजिट स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है, यानी कि संयुक्त सांख्यिकीय संकेतक है, जो औद्योगिक उत्पादन की फिजिकल वॉल्यूम, यानी कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है उसमें परिवर्तन को मापता है कि भाई कितना ज्यादा हुआ है, कितना कम हुआ है, ये यानी कितना उत्पादन हुआ है उसको बताता है फिजिकली, ठीक है ना। इसकी मॉनेटरी वैल्यू को नहीं नापता, उसकी कितनी कीमत बढ़ी है नहीं, संख्या बताता है, यानी कि फिजिकल आउटपुट। इसकी नोडल एजेंसी एनएसओ है, वो बताता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आती है, और ये हर महीने अपना डाटा रिलीज करता है। अब पुराना बेस ईयर क्या था? पुराना बेस ईयर था 2011 में, और नया बेस ईयर हो गया 2022-23। ये जो चेंज किया गया वो यही है। 4 पिलर्स ऑफ आईआईपी, इसमें किन किन चीजों को दिया जाता है? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण को, माइनिंग एंड क्वेरिंग को, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, सेवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये नई श्रेणी शामिल की गई है।
पहले ये 3 थी, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अब चौथी नई सीढ़ी बना दी गई है, कौन सी? वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इसको अब नई सीढ़ी के तौर पर शामिल कर लिया गया। टोटल मिलाकर के 4 पिलर हैं इसके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चौथी कौन सी सीरीज ऐड की गई है। तो ये एक और चर्चा है, समग्र शिशु बाल कल्याण बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अभी जून 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने द्वारा समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया है। रिसेंटली अभी लॉन्च किया है। इसका शुभारंभ 16वीं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में किया गया था। ये है क्या? ये है आपके 0 से 3 साल के, यानी कि जो बच्चा पैदा होता है तब से 36 महीने तक, यानी 3 साल तक के बच्चों को समग्र देखभाल के लिए एक बनाया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है कि भाई 36 महीने उसकी हम समग्र देखभाल करेंगे। ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या होगा? यूनिफाइड कंसोलिडेशन, पूरा एक ढांचा क्या क्या होगा। इसमें 2 पुराने कार्यक्रमों को मिलाकर के बनाया गया है। नंबर 1, पहला कार्यक्रम क्या था? होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, HBNC, जो 2011 में शुरू किया गया था। गृह आधारित नए बच्चे की देखभाल करने का जो कंसेप्ट था उसको। और दूसरा था होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चाइल्ड, ये रहा, जो 2018 में जो बड़ा बच्चा हो जाता था उसकी देखभाल करने के लिए गृह आधारित। इन दोनों को मिलाकर के बना दिया ये रहा। यानी कि कुछ नया नहीं है, बस इन दोनों को मिलाकर एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया। कोर फिलॉसफी, पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल, यही इसका कंसेप्ट है। 36 महीने चाइल्ड सर्वाइवल, फिजिकल ग्रोथ, न्यूट्रिशन, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसका कंसेप्ट है ये कुल मिलाकर के। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, डचिगम नेशनल पार्क। ये चर्चा में काफी ज्यादा रहा, डचिगम नेशनल पार्क। अब कहोगे डचिगम नेशनल पार्क, यस, जम्मू कश्मीर याद आ रहा है? नहीं, हाल ही में महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक के कारण डचगम नेशनल पार्क चर्चा में रहा था। यस, हाल ही में एक्चुअली में जम्मू कश्मीर की पूरी कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने बुलाई। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने डचगम नेशनल पार्क में बुलाई। कारण यह था कि उनकी टीम में और कई सारे जो लोग हैं उनमें मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, तो उन सबको सीधा बुलाया गया। बोले फोन वोन हटाइए, कोई कुछ नहीं होगा, नेशनल पार्क में बैठेंगे बिना किसी फोन वोन के, बिना किसी उसके, सीधा यहीं पर लंच नाश्ता खाना पीना सब यहीं होगा, पार्क में ही। इसलिए चर्चा में रहा। डचगम यानी कि डच मीन्स 10, गांव मीन्स गम मीन्स गांव, 10 गांव का कश्मीरी भाषा में कंसेप्ट है ये। डचगम मतलब 10 गांव। ये नेशनल पार्क बनाया गया था 1910 में। संस्थापक थे राजा हरि सिंह। उन्होंने इसे हंटिंग टाइगर रिजर्व के तौर पर डेवलप किया था। अब नेशनल पार्क घोषित हुआ प्रॉपर तरीके से 1981 में। भारत सरकार ने नेशनल पार्क घोषित किया। बाकी तो ये एक तरीके से हंटिंग रिजर्व के तौर पर महाराजा हरि सिंह ने 1910 में बनाया था। ठीक है ना? कहां पर है? ज्यादा दूर नहीं है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर आगे है। 141 वर्ग किलोमीटर का फैला हुआ जबरवान रेंज में मौजूदा जॉस्कर जो पहाड़ी रेंज है वहीं पर यह स्थित है। और यहां का सबसे प्रसिद्ध जो कहा जाए जो जीव है वो है हंगुल, कश्मीरी स्टैग, जिसे इंपॉर्टेंस रेड डियर परिवार की एकमात्र जीवित एशियाटिक सब स्पीसीज माना जाता है। यह अंतिम इसका प्रमुख आवास है, यहां पर लास्ट वाइबल पॉपुलेशन है। और कंजर्वेशन देश स्टेटस देखा जाए आईयूसीएन में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हंगुल। ठीक है ना? और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अनुसार ये अपेंडिक्स 1 में है, ये ध्यान रखना। और ये मैं जब भी आपको चर्चा करता हूं ये 3 चीजों की चर्चा करता हूं क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट में ये कभी भी पूछे जा सकते हैं मिक्स करके, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो इन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से तैयार करिए, पढ़िए, समझिए। और आज की क्लास के बारे में बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। मेंस के क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूं और प्री के लिए मेरा एक सरप्राइज आप लोगों के लिए अलग है। संडे टू संडे लाइव इंटरेक्शन, तैयार रहिएगा। इन सारे टॉपिक्स को पढ़ करके रिवाइज करके रिवीजन मुझे कराना है और आपको करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।